बेसिक इंट्रोडक्शन टू आरई एंड आरईसी लैंग्वेजेस मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे आरई और आरईसी लैंग्वेजेस के। ठीक है, तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है अभी, ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर। पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर ये सब जो मैंने लिखा हुआ है आपको मैं टाइम दे दूंगा, आप आराम से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये सब नोट्स है सिंपल, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताने वो सब मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, देखो भी पहले तो समझो, बेसिक बेसिक से पॉइंट्स में पहले आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर मैं एग्जैक्ट बातों पे आऊंगा। ठीक है, ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर पे मैं अभी आऊंगा, पहले दो चार बेसिक बेसिक से पॉइंट्स कर लेते हैं। देखो आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको समझाया था सेट्स एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक है जी फाइनाइट सेट और एक है जी इनफाइनाइट सेट, है ना। एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। जो फाइनाइट सेट होते हैं दीज आर ऑलवेज काउंटेबल। ठीक है, इनको हम मतलब ये कुछ कह ही नहीं सकते, ये तो हमेशा ही काउंटेबल रहेंगे। ठीक है, दीज आर ऑलवेज काउंटेबल। अरे भाई ये बार बार गलती लिखा जा रहा है। हाँ जी, काउंटेबल। ठीक है, दीज आर ऑलवेज काउंटेबल। अच्छा, जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, या तो होते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट या होते हैं अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, जो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होते हैं, हम किसी भी सेट को काउंटेबल कब कहते थे, याद आ रहा है आप लोगों को? अगर याद नहीं आ रहा तो मेरे डिस्क्रीट मैथ्स की प्लेलिस्ट देखो, मैंने वहां पे ये सब एक्सप्लेन कर रखा है आप लोगों को, है ना। प्लीज आप मेरे फंक्शंस का टॉपिक देखो, सेट थ्योरी में फंक्शंस का जब टॉपिक में स्टार्ट करता था वहां पे मैंने काउंटेबल अनकाउंटेबल एंड सो ऑन पूरी डिटेल में अच्छे से आपको समझाया था। और इनफैक्ट टीओसी में भी हमने अभी देखना है, रादर नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स का होगा, वहां पे मैं और डिस्कस करूंगा। बट अभी दो चार बेसिक बेसिक पॉइंट्स मेरे को डिस्कस करने पड़ेंगे ताकि मैं आपको ये ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर के बारे में समझा सकूं। ठीक है, चलो अब देखते हैं जरा। वैसे मैंने आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बताया था ना कि देयर इज वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन एनी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द गिवन सेट। तो अगर कोई सबसेट उठा लो आप नेचुरल नंबर का, सबसेट उठा लो नेचुरल नंबर्स का, है ना, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, और वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिठा दो किसमें, नेचुरल नंबर के सेट में और आपके अपने सेट में। वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब बाइजेक्शन, है ना। तो अब क्योंकि नेचुरल नंबर्स काउंटेबल हैं तो फिर ऑब्वियसली आपका सेट भी काउंटेबल आ जाएगा। ये सब तरीके मैंने आपको सिखा रखे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज आपको समझाऊंगा। काउंटेबली कोई भी सेट को हम काउंटेबल कब कहते हैं, व्हेन देयर एक्सिस्ट एन इन्यूमरेशन प्रोसीजर। ठीक है, थोड़ा अच्छे से मैं लिख देता हूँ, व्हेन देयर एक्सिस्ट एन इन्यूमरेशन इन्यूमरेशन प्रोसीजर। इन्यूमरेशन प्रोसीजर का मतलब क्या है, हमारे पास एक वे है। ठीक है, हमारे पास एक वे है, वे टू लिस्ट डाउन ऑल द एलिमेंट्स। इन्यूमरेशन का मतलब लिस्टिंग होता है। ठीक है, इन्यूमरेशन का मीनिंग, वर्ड इन्यूमरेशन मींस लिस्टिंग। इन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है भाई, लिस्टिंग। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूँ, इन्यूमरेशन प्रोसीजर का मतलब क्या हो जाएगा फिर, लिस्ट करने का तरीका, है ना। प्रोसीजर मतलब क्या, वे। तो हम समझ पा रहे हो ना, इन्यूमरेशन का मतलब क्या, लिस्टिंग। तो इन्यूमरेशन प्रोसीजर का मतलब क्या हो जाएगा, लिस्ट करने का कोई तरीका। ठीक है, तो बस वही रफली मैं लिख रहा हूँ, वे टू लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, वे टू लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट इन सच अ वे, इन सच अ वे दैट। अच्छा, अब ये ऐसा है कि ऐसे नहीं कि किसी भी तरीके से लिस्ट कर दो, नहीं। इन सच ए वे दैट कोई भी आप एलिमेंट दे दो मेरे को, कोई भी एलिमेंट, मैं इस बात की गारंटी दूंगा आपको कि फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में उस एलिमेंट को मैं प्रिंट करा दूंगा, यू कैन से उस एलिमेंट तक मैं पहुंच जाऊंगा। ये बेसिक मीनिंग होता है एन्यूमरेशन प्रोसीजर का। बात समझ में आई? तो वे टू लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट इन सच अ वे दैट all in such a way that given any element of set, गिवन एलिमेंट ऑफ सेट, ऐसे रफली में लिखता हूं। ठीक है, गिवन एलिमेंट ऑफ सेट मस्ट बी प्रिंटेड इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। इनफाइनाइट टाइम नहीं लगना चाहिए, फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में मैं उसको प्रिंट करा सकूं। ठीक है, तो रफली इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूं, वहां तक पहुंच सकूं, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इन्यूमरेशन प्रोसीजर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास हमने सेट को लिस्ट डाउन किया है, जो भी हमारे पास पूरा सेट था ना भाई, मैंने उसको लिस्ट डाउन कर दिया इन सच अ वे कि आप मेरे को कोई भी एलिमेंट दे दो सेट का, मैं उस एलिमेंट तक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में आपको पहुंच के दिखा दूंगा। बस ये मीनिंग है बेसिकली इन्यूमरेशन प्रोसीजर का। अब आप रफली बात करो। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का सेट काउंटेबल क्यों होता है? नेचुरल नंबर का सेट काउंटेबल इसलिए है क्योंकि आप मेरे को कोई भी नंबर दे दो, कोई भी नंबर, ये लो मैं ये नंबर लेता हूं, लो, इससे बड़ा अब और क्या लूं, अब जितना चाहो उतना लिखता रहोगे, सुबह से लेकर शाम तक भी लिखता रहूं, कोई भी नंबर मैं लिख दूं। मैं आपको गारंटी देता हूं, शुरू से मैं शुरू करूंगा वन से, नेचुरल नंबर वन से शुरू होते हैं ना, वन से शुरू करके मैं यहां तक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में पहुंच जाऊंगा। कैसे पहुंच जाऊंगा, प्लस वन करते जाओ।
तो ये हमारा इन्यूमरेशन प्रोसीजर हो गया। प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन करते चले जाओ, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो यहाँ पे पहुंचोगे, क्योंकि प्लस वन करने में फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, तो यहाँ तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। बस अब ये तो इतना बड़ा नंबर है, अभी मैं इसको 1 टाइम्स 100 करके भी बता सकता, 1 टाइम्स 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, है ना, 10 करोड़, 100 करोड़, ऐसे पता नहीं कितना बड़ा नंबर है, तो उसको छोड़ो। इतना बड़ा तो मैं वैसे इसको लिख मतलब मैं वर्डिंग्स में भी नहीं बता पा रहा हूँ, इतना बड़ा नंबर है ये, है ना, बट इस तक मैं पहुंचूंगा जरूर। तो जो भी नंबर आप कॉपी पेन पे मेरे को लिख के दोगे, मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में। बस ये बेसिक मीनिंग है जी इन्यूमरेशन प्रोसीजर का। क्लियर हुआ सब लोगों को? तो इसको पहले नोट डाउन करो आराम से, ठीक है। तो इन्यूमरेशन प्रोसीजर मतलब वे ऑफ लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ऐसे नहीं कि किसी भी तरीके से लिस्ट कर दो, लेकिन एक तरीका होना चाहिए लिस्ट करने का। और क्या कंडीशन है उस तरीके की कि कोई भी एलिमेंट आप मेरे को दे दो, कोई भी एलिमेंट दे दो, मैं उस एलिमेंट तक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में आपको पहुंच के दिखा दूंगा। बस ये बेसिक मीनिंग होता है जी इन्यूमरेशन प्रोसीजर का। आई थिंक क्लियर हो गया सबको, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो क्लियर हुआ सबको इन्यूमरेशन प्रोसीजर? अच्छा, और यूसीआई अनकाउंटेबल इनफाइनाइट के लिए ऐसा कोई इन्यूमरेशन प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना। तो a set is said to be countable if and only if there exists enumeration procedure। ये बात ये ध्यान रखना भैया, थ्योरम है, सिंपल थ्योरम है कि a set is countable, ठीक है, set is countable। ओके, अब प्लीज ये मत बोल देना कि सर आपने काउंटेबल इनफाइनाइट के आगे लिखा, इसके आगे नहीं लिखा। इसको हम काउंटेबल फाइनाइट भी बोलते हैं ना, काउंटेबल फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट, ठीक है, ये पता होगा ना सबको। ये सब चीजें मैंने सेट थ्योरी में डिस्कस कर रखी है भैया ना। तो ऐसे भी आप तोड़ सकते थे सेट्स को, सेट कैसे भी तोड़ सकते थे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल कैन बी काउंटेबली फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, बट अनकाउंटेबल इज ऑलवेज अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, है ना, वो फाइनाइट नहीं होते कभी भी। तो एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, है ना। तो इस तरीके से भी आप सेट्स को तोड़ सकते हो। ये सब सही सब चीजें मैंने आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट में चेक करो, मैंने वहां सब आपको बता रखा है, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया ताकि आपके मन में चीजें फिट रहे। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने आपके मन में ये ना आ जाए कि काउंटेबली इनफाइनाइट के आगे आपने इन्यूमरेशन प्रोसीजर लिखा है तो काउंटेबली फाइनाइट के आगे इन्यूमरेशन प्रोसीजर नहीं लिखा, तो इसके लिए कोई इन्यूमरेशन प्रोसीजर होगा या नहीं। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, भाई ऑब्वियस ही बात है, होगा, ठीक है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो काउंटेबल होना चाहिए बस। अगर काउंटेबल है, चाहे इनफाइनाइट हो चाहे फाइनाइट हो, मेरे पास कोई ना कोई तरीका होगा उनके एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करने का। और उस तरीके की क्या खास बात होगी भाई, कोई भी एलिमेंट आप मेरे को दे दो सेट का, मैं वहां तक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में पहुंच जाऊंगा, बस दैट्स इट। इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओके जी, तो सेट इज काउंटेबल, set is countable if and only if there exists EP, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। set is countable if and only if there exists EP। if and only मतलब both ways है। तो अगर इन्यूमरेशन प्रोसीजर एक्सिस्ट करेगा तो सेट काउंटेबल होगा, और अगर सेट काउंटेबल है तो इन्यूमरेशन प्रोसीजर एक्सिस्ट करेगा, बोथ वेज। प्लीज ये सब ध्यान रखना, ये सब चीजें वही बात है। 4 क्वेश्चंस बनेंगे, प्लीज आप अपने बना सकते हो, मैं लॉजिक वॉजिक से मैं अपना यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। तो ऐसे बोल सकते थे हम, देयर एक्सिस्ट EP implies set is countable, ठीक है, और काउंटेबल है तो इसका मतलब देयर एक्सिस्ट EP। तो वही बात है, डायरेक्ट टू होगा, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, प्लीज आप वो सब अपने आप कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, बहुत बार करा चुका मैं आपको इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बार में ये सब चीजें आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ओके जी, तो इतना समझ में आ गया सब लोगों को? अच्छा, अब मैं आता हूँ अपनी मेन बात पे। तो फिर ये ट्यूरिंग, ये देखो मैंने तो इन्यूमरेशन प्रोसीजर वाली बात थोड़ी करी थी, मैंने तो ये बोला था जी ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर, है ना। तो फिर ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर क्या है, मैं वो आपको समझाता हूँ। देखो नाम से समझ लो भाई, ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर का मतलब क्या होगा, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर मतलब होगा कि ये एक ऐसा इन्यूमरेबल प्रोसीजर है विच कैन रन ऑन ट्यूरिंग मशीन, बस सिंपल बात, ठीक है। इन्यूमरेबल प्रोसीजर विच कैन रन ऑन ट्यूरिंग मशीन, विच कैन रन ऑन ट्यूरिंग मशीन, जो कि ट्यूरिंग मशीन पे चल सकता है, या जिसको मैं ट्यूरिंग मशीन पे इंप्लीमेंट कर सकता हूं। दिस इज नोन एज ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर, ठीक है। याद आ रहा है ना, मैंने आपको समझाया था प्रोसीजर और एल्गोरिथम वाली जो बातें करी थी मैंने, रिकर्सिव, RE और REC लैंग्वेज के बारे में जब समझाया था, याद करो। तो फर्स्ट चैप्टर देखना, ट्यूरिंग में जो TOC का फर्स्ट चैप्टर था, फाइनाइट ऑटोमेटन रेगुलर लैंग्वेजेस, उसमें फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी RE और REC लैंग्वेज की। मैंने वहां ये सब चीजें आपको समझाई थी, प्रोसीजर, और इनफैक्ट प्रीवियस वीडियो में भी समझाया जब मैं इंट्रोडक्शन दिया था आपको RE और REC लैंग्वेजेस की, वहां भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब RE है, और एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब REC है, एंड सो ऑन। वो सब आपको याद आ रहा होगा, है ना। तो वही चीज है ये प्रोसीजर। तो यहाँ से आप कैसे कर सकते हो, इन्यूमरेशन प्रोसीजर, ठीक है। तो प्रोसीजर मतलब जो ट्यूरिंग मशीन पे चल जाए, दैट इज इन्यूमरेशन प्रोसीजर व्हिच कैन रन ऑन ट्यूरिंग मशीन, दैट इज नोन एज ट्यूरिंग इन्यूमरेबल, या ट्यूरिंग इन्यूमरेशन प्रोसीजर, या ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर, जो मर्जी बोलो, इन्यूमरेशन इन्यूमरेबल जो मन कर रहा है आप वो बोल सकते हो, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस चीज का कि ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर और इन्यूमरेबल प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है। हर एक इन्यूमरेबल प्रोसीजर ट्यूरिंग मशीन पे नहीं चलता, इतनी बात ध्यान रखना।
एवरी ईपी कांट रन ऑन ट्यूरिंग मशीन, ये बात ध्यान रखना, कांट रन ऑन ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। हर एक इन्यूमरेबल प्रोसीजर ट्यूरिंग मशीन पे नहीं चल सकता। इस बात का प्रॉपर प्रूफ मैं आपको बाद में दूंगा, अभी तो हम इतना इसमें नहीं घुस सकते, क्योंकि आगे जब हम डिटेल में जाएंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स, और भी आगे धीरे धीरे जब हम डिसाइडेबिलिटी में घुसते जाएंगे ना धीरे धीरे, वहां आपको प्रूफ देता रहूंगा। अभी इस पे क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ दो, ठीक है। मैं बस इतना कह के भाग रहा हूँ कि एवरी इन्यूमरेबल प्रोसीजर कांट रन ऑन ट्यूरिंग मशीन, सारे नहीं चल सकते, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी हमारे पास देखो, जो जितने भी हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स होंगे, वो सारे के सारे ट्यूरिंग मशीन से रिकॉग्नाइज नहीं हो सकते। इतनी बात समझ आ रही है? हाँ, तो मैं अब ऐसे कहूंगा, ठीक है। तो जो भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, किसी किसी के लिए तो ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर एग्जिस्ट करेगा, और किसी किसी के लिए ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा। काउंटेबली इनफाइनाइट कहने का मतलब ये होगा कि इन्यूमरेबल प्रोसीजर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब वो इन्यूमरेबल प्रोसीजर मैंने अभी आपको समझाया, एवरी इन्यूमरेबल प्रोसीजर कैन नॉट रन ट्यूरिंग मशीन, सारे नहीं चल सकते। तो इसलिए जो ट्यूरिंग मशीन पे चलेंगे उनको हम ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर कह देंगे, जो नहीं चलेंगे उनको हम नहीं बोलेंगे, सीधी सी बात है। तो बस सिंपल बात, इसलिए फिर मैंने आपको बता दिया कि जितने भी काउंटेबल इनफाइनाइट सेट्स होंगे, या तो ट्यूरिंग उनके लिए या तो ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर एग्जिस्ट करेगा, या ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर एग्जिस्ट कर रहा है, तब मैं उस सेट को या उस लैंग्वेज को बोल सकता हूं रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, ठीक है। और अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो मैं उसको बोल दूंगा जी नॉन आरई लैंग्वेज, ठीक है। ये प्लीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हम सेट की भाषा में बोल रहे थे, तो आप ट्यूरिंग मशीन की टीओसी की भाषा में बोल सकते हो कि लैंग्वेज भी एक किस्म से सेट ही तो थी, ठीक है। तो लैंग्वेज इज नथिंग बट अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो उस सेट के हिसाब से मैं अब आपके साथ बात कर रहा हूं कि अगर कोई हमारे पास लैंग्वेज है ना, तो उसके लिए अगर ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है, तो मैं उस लैंग्वेज को बोलता हूं रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, तब हम उसको क्या बोल देते हैं जी, नॉन रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, दैट इज नॉन आरई लैंग्वेज, ठीक है। तो अब आपके मन में आएगा कि क्या सारी लैंग्वेज काउंटेबल इनफाइनाइट होती हैं क्या, कि कोई ऐसी भी लैंग्वेज होती है जो काउंटेबल इनफाइनाइट ना हो? नहीं, सारी लैंग्वेजेस काउंटेबल इनफाइनाइट ही होती हैं। आप कोई भी लैंग्वेज उठा लो, क्यों? क्योंकि एवरी लैंग्वेज इज सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, और आपको पता है सिग्मा स्टार ही हमारा काउंटेबल है। और आपको मैंने सब समझा रखा है कि एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, है ना। ये सब चीजें मैंने बेसिक सब पढ़ा रखी हैं आपको। प्लीज मेरे टीओसी के स्टार्टिंग के वीडियोस देखो, और सेट थ्योरी के वीडियोस देखो, मैंने वहां सारा समझा रखा है आप लोगों को, है ना। तो सिग्मा स्टार इज काउंटेबल, और एल इज सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। जो भी लैंग्वेज आप बनाओगे वो सिग्मा स्टार की सबसेट तो निकलेगी ना भाई, सीधी सी बात है। सिग्मा स्टार क्या है भाई, जैसे सिग्मा आप ले लो a, b, ठीक है। तो ए और बी हमने ले लिया, तो अब ए और बी पे जितने भी लैंग्वेजेस बन, यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या होगी भाई, ए प्लस बी का होल स्टार, है ना, ऑल पॉसिबल थिंग्स ओवर ए एंड बी। तो जो भी लैंग्वेज बनाओगे वो उसकी सबसेट ही तो होगी। तो सबसेट होगी तो ऑब्वियस ही बात है लैंग्वेज भी कैसी आएगी भाई, ईच एंड एवरी लैंग्वेज विल बी काउंटेबल। प्लीज ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने काउंटेबल इनफाइनाइट सेट की ही बातें करी हैं, क्योंकि लैंग्वेजेस जितनी जो भी लैंग्वेज आप पकड़ोगे वो काउंटेबल इनफाइनाइट ही होगी। रादर काउंटेबल फाइनाइट भी हो सकती है ना, क्योंकि लैंग्वेज कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। प्लीज ये चीज ध्यान रखना, लैंग्वेज कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो फाइनाइट है तो ऑब्वियसली वो तो काउंटेबल है ही है, और जो इनफाइनाइट पकड़ोगे वो भी काउंटेबल होगी, ठीक है। बात समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? लैंग्वेज कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट होगी तो ऑब्वियस ही बात है काउंटेबल होनी है, मैंने रफली लिखा है भाई, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। हाँ जी, तो फाइनाइट होगी वो तो काउंटेबल होनी है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन जो इनफाइनाइट होगी वो भी काउंटेबल होगी, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारा सिग्मा स्टार ही काउंटेबल है, ठीक है। और एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये आपको पता है। ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी है, प्लीज बार बार चीज मैं रिपीट करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो अब आपको मेन बात क्या समझाई, काउंटेबली इनफाइनाइट जो भी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, है ना, तो या तो उसके लिए ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर एग्जिस्ट करेगा, या ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर एग्जिस्ट करता होगा तो लैंग्वेज विल बी आरई, और अगर नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो लैंग्वेज विल बी नॉन आरई, ठीक है। तो वही बात है, इसको अब इनफाइनाइट से कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। तो मैं ये हटा देता हूँ, इनफाइनाइट वाली बात हटा देता हूँ, ठीक है। तो जो काउंटेबल बस, ठीक है। तो लैंग्वेज या रादर एल लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा और अच्छा लगेगा, एल, लैंग्वेज एल, ठीक है, लैंग्वेज एल। तो लैंग्वेज एल कैन बी इधर, उस जो भी आपने लैंग्वेज सोची उसके लिए या तो ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। और लैंग्वेज कैन बी इधर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट होनी है तो ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर एग्जिस्ट करना ही करना है, कंफर्म है ये बात, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज व्हाट, रेगुलर।
और एवरी रेगुलर कहने का मतलब ही क्या है, रेगुलर तो प्रॉपर सबसेट तो आरई लैंग्वेज का, तो पक्की बात है होना ही होना, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो फाइनाइट की तो 1% भी टेंशन है, इसको तो मारो गोली। बात आती है इनफाइनाइट की, इसलिए मैंने फिर सारी इनफाइनाइट की कहानी कर दी थी, बट ठीक है, फिर मैंने आपको थोड़ा सा ठीक कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन आए किसी भी तरीके की, इसलिए मैंने दिया लैंग्वेज या तो ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर एग्जिस्ट करेगा या नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर करता होगा तो आरई, और अगर नहीं करता होगा तो नॉन आरई लैंग्वेज। और प्लीज ध्यान रखना, नॉन आरई लैंग्वेज काउंटेबल होती है, ऐसे मत बोल देना कि नॉन आरई लैंग्वेज अनकाउंटेबल है, नहीं, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं, प्लीज ये बात ध्यान रखना। सेट ऑफ ऑल नॉन आरई लैंग्वेजेस वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होगा, वो सारी बातें मैं आगे करूंगा अभी आपके साथ। दुनिया में जितने भी नॉन आरई लैंग्वेजेस हैं उन सबका एक सेट बना दो, वो अनकाउंटेबल होगा। लेकिन एक एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को आप पकड़ पकड़ के बात करोगे तो वो सारी सारी काउंटेबल निकलेंगी, ऐसी कोई नॉन आरई लैंग्वेज नहीं होगी जो कि काउंटेबल ना हो। ठीक है, प्लीज ये चीज ध्यान रखना ना, क्योंकि हम सिग्मा स्टार का सबसेट लैंग्वेज उठा रहे हैं और सिग्मा स्टार हमारा खुद ही काउंटेबल है, तो बस कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल पीस आप एक एक जो लैंग्वेज को पकड़ पकड़ के कहानी करते हो वो सारी के सारी काउंटेबल है, बट इनका पूरा एक सेट बना दो वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अभी मैं इस बात पे होल्ड लगाता हूँ, अभी ज्यादा बोलूंगा ना टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि जब आगे हमारे काउंटेबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा काउंटेबल सेट्स का है, वहां मैंने पूरी डिटेल आपको समझा दी है। ठीक है, वहां हम सारी अच्छे से खुल के बातें करेंगे, अभी ज्यादा बोलूंगा तो टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो मेन बात आपको समझा चुकी है भाई, ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर एग्जिस्ट करेगा तो आरई, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो नॉन आरई, बस इतनी बात है। हाँ जी, तो बस अब पढ़ो लैंग्वेज। देखो, एल इज आरई इफ एंड ओनली इफ देयर इज ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर व्हिच कैन रन ऑन ट्यूरिंग मशीन and Turing machine can print all members of L one by one on its tape। ठीक है, तो इन्यूमरेबल प्रोसीजर का बेसिक मीनिंग भी मैंने आपको समझा दिया है ना। जैसे देखो, मैंने अभी आपको लिख के समझाया भी था अच्छे से कि इन्यूमरेबल प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, विच कैन रन ऑन ट्यूरिंग मशीन, है ना। तो और इन्यूमरेबल प्रोसीजर लिस्टिंग करता है ना। ये देखो मैंने लिखा था, लिस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ सेट इन सच अ वे दैट गिवन एलिमेंट ऑफ सेट मस्ट बी प्रिंटेड इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, है ना। मतलब जो भी आप पकड़ोगे, जो भी एलिमेंट आप पकड़ते हो वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में प्रिंट हो जाना चाहिए। तो वो चीज देखो अब इसने ढंग से मैंने यहाँ पे ऐसे लिख के समझा रखी है, एल इज आरई इफ एंड ओनली देयर इज ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर व्हिच कैन रन ऑन ट्यूरिंग मशीन, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर है तो ट्यूरिंग मशीन पे रन करेगा, है ना, मतलब उस पे इंप्लीमेंट हो सकेगा। जैसे हम एल्गोरिथम बनाते हैं और एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करते हैं किसी लैंग्वेज में और कंप्यूटर में प्रोग्राम बना देते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने एक प्रोसीजर लिखा, स्टेप बाय स्टेप कोई तरीका लिखा होगा और वो तरीके को मैं ट्यूरिंग मशीन पे रन कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब उस तरीके को ऑटोमेट कर सकता हूँ, किस पे, ट्यूरिंग मशीन पे। ऑटोमेट करने के बाद अब खास बात क्या होगी, और फिर जब मैं ऑटोमेट कर दूंगा तो फिर क्या होगा भाई, मतलब पहले इंप्लीमेंट कर दिया ट्यूरिंग मशीन पे, तो वो ट्यूरिंग मशीन ऑल मेंबर्स ऑफ एल को वन बाय वन टेप पे प्रिंट करेगी, एक एक करके हर एक मेंबर को वो प्रिंट करती चली जाएगी, जो भी मेंबर्स होंगे। बात समझाने में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है जी ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर। तो ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर का मतलब क्या है भाई, इट कैन रन ऑन, पहली बात तो इट कैन रन ऑन एनी ट्यूरिंग मशीन, वो ट्यूरिंग मशीन पे रन करेगा, या यू कैन से उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई ना कोई ट्यूरिंग मशीन होगी, और उस वो ट्यूरिंग मशीन पे जब आप इंप्लीमेंट कर दोगे तो फिर वो सारे के सारे मेंबर्स को, जितने भी लैंग्वेज के अंदर मेंबर्स होंगे ना भाई, जितने भी एलिमेंट्स होंगे लैंग्वेज के अंदर या जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे लैंग्वेज के अंदर, उन सभी स्ट्रिंग को वन बाय वन प्रिंट कराती चली जाएगी अपनी टेप पे। बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आगे देखो हमने क्या लिखा है, इन्यूमरेबल मींस लिस्टिंग, ये मैंने आपको अभी समझा दिया था ना। इन्यूमरेबल इंग्लिश वर्ड है, इसका मीनिंग ही लिस्टिंग होता है, दैट इज वी आर लिस्टिंग ओनली मेंबर्स, दैट इज वी केयर अबाउट मेंबर्स ओनली। हमारा मतलब सिर्फ मेंबर से है, नॉन मेंबर से नहीं है। मैंने सिर्फ मेंबर की कहानी बोली है, प्लीज ध्यान रखो, है ना। मेंबर्स को लिस्ट डाउन करना है, नॉन मेंबर से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हो ना हो इट हार्डली मैटर्स टू मी। ठीक है, तो मतलब वही बात है, नॉन मेंबर्स के लिए नो बोल भी सकती है और नहीं तो हैंग करके साइलेंटली नो भी बोल सकती है, उसमें हमारे को कोई टेंशन नहीं है, बट मेंबर्स को सारे लिस्ट करने हैं, एक एक करके सारे लिस्ट डाउन करते हैं। तो कोई भी मेंबर मैंने आपको दे दिया तो ट्यूरिंग मशीन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में उसको प्रिंट जरूर कर देगी, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। यही मतलब है बेसिकली ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर का। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इसीलिए हम लोग आरई लैंग्वेजेस को ट्यूरिंग इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस भी कह देते हैं। ठीक है, काफी बुक्स में आपको ये मिलेगा वर्ड, ट्यूरिंग इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, ट्यूरिंग इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, किसको, आरई लैंग्वेजेस को। ठीक है, आई थिंक आप समझ चुके हो। अच्छा जी, उसके बाद आप देखो, अब आएगी बड़ी ब्यूटीफुल बात। अब देखो एल को, L is REC if and only if both L and L bar have Turing enumerable procedure। अगर L और L bar दोनों के लिए Turing enumerable procedure हो जाए तब मैं L को REC बोल देता हूं। ठीक है, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर देखो L के लिए है, अगर L के लिए ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर है तो इसका मतलब L is RE। अच्छा, और उसके बाद अगर L बार के लिए भी ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर है तो L बार भी मेरी RE हो गई। अब L और L बार दोनों RE हैं, इसका मतलब L is REC।
चीज याद करो, मैं आपको बता के आया था, है ना, ये सब थ्योरम मैंने डिस्कस करी थी आर और आरईसी लैंग्वेजेस की, जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था चैप्टर 1 में, वहां पे जाके देखो मैंने ये सारी चीजें डिस्कस कर रखी है, ए टू जेड बात मैंने समझाई थी। आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपको याद नहीं आ रहा तो भाई वही बात है, टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। मैंने आपको समझाया था ना, देखो ये है आरईसी का सेट, ठीक है, और ये है आरई का सेट, ठीक है ना। अगर एल और एल बार दोनों, या तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, या फिर ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, या फिर ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है ना, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तीन ही पॉसिबिलिटी है ना। मैंने इसको नाम भी दिया था एल एल बार थ्योरम, आप ऐसे भी सोच सकते थे। याद आ रहा है आप लोगों को? मैंने एक बड़ी ब्यूटीफुल थ्योरम आपको समझाई थी, याद है ना। तो अगर एल और एल बार दोनों ही आर ई है, तो इसका मतलब ये आर ई सी है ना। इफ एल एंड एल बार बोथ आर आर ई, देन एल इज आर ई सी, ठीक है। ये सब बहुत बार आई है, ये इस थ्योरम से तो बहुत दोस्ती है भाई गेट एग्जाम को, प्रोफेसर्स को बहुत ब्यूटीफुल थ्योरम लगती है, इसमें बहुत क्वेश्चंस भी बनते हैं, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस भी कराए थे। प्लीज आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। हाँ जी, तो अब सीधी बात यहाँ पे आ जाओ, है ना। तो देखो अब आप देखो मैंने क्या बोला था भाई, एल इज आर ई सी इफ एंड ओनली इफ बोथ एल एंड एल बार हैव ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर। एल के लिए ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर है तो मतलब एल आर ई हो गया, एल बार के लिए ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर है तो मतलब एल बार भी हमारी आर ई हो गया, तो मतलब एल एंड एल बार बोथ आर आर ई, दैट मींस व्हाट, एल इज आर ई सी। तो ये हमने लिख रखा है कि एल इज आर ई सी इफ एंड ओनली इफ दिस। आई थिंक आप पकड़ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, तो आप देखो नीचे मैंने लिख के भी समझाया कि दिस मींस दैट एल इज आर ई सी इफ एंड ओनली इफ देयर इज ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर फॉर मेंबर्स एज वेल एज नॉन मेंबर्स। ये बात ध्यान रखना, ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर मेंबर्स के लिए भी है और नॉन मेंबर्स के लिए भी है। यहाँ पे मैंने नॉन मेंबर्स के लिए कुछ कहा ही नहीं है, मैंने सिंपली ये कहा है कि मेंबर्स को प्रिंट करो, वन बाय वन लिस्ट डाउन करके दिखा दो। नॉन मेंबर्स की मैंने बात नहीं करी, लेकिन यहाँ पे नॉन मेंबर्स को भी मैं लिस्ट डाउन कर सकूं, मतलब दोनों को लिस्ट डाउन कर सकूं। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अच्छा, उसके बाद आगे देखो मैंने क्या बोल रखा है कि दैट इज देयर इज स्टोरिंग मशीन व्हिच कैन प्रिंट बोथ मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स ऑन द टेप। मतलब टेप पे मेंबर्स और नॉन मेंबर्स दोनों को प्रिंट कर सकती है। बात समझ में आ रही है? एल आर ई सी कब होगी भाई? जब हमारे पास एक ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करती है जो कि उसके मेंबर्स और नॉन मेंबर्स दोनों को टेप पे प्रिंट कर सकती है। और आर ई कब होती है? जब मेंबर्स को हम लोग टेप पे प्रिंट करा सके। बात समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखो आप ऐसे समझ सकते हो कि फिर आपको लगेगा कि सर पता कैसे लगेगा कि मेंबर है या नॉन मेंबर है, तो आप ऐसे समझ लो रफली, इमेजिनेशन की तो कहानी है। दो टेप समझ लो ट्यूरिंग मशीन की, एक टेप पे मेंबर प्रिंट होते चले जा रहे हैं, दूसरी टेप पे नॉन मेंबर प्रिंट होते चले जा रहे हैं, तो दोनों चीजें साथ साथ आ रही है। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब आप स्ट्रिंग्स देते चले जा रहे हो ट्यूरिंग मशीन को, ये देखो ऐसे समझो। देखो जैसे सपोज कर लो हमारे पास से सिग्मा है हमारे पास ए कॉमा बी, ठीक है। तो सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा जी? ए प्लस बी का होल स्टार। तो हमारे पास पहले तो सिग्मा स्टार को लिख दो। सिग्मा स्टार को आप कैसे लिखोगे जी? नल ए बी डबल ए बी बी ए बी बी डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो अब मैं क्या कहता हूं, हमारे पास कोई लैंग्वेज एल होगी, ठीक है, कुछ भी होगी वो लैंग्वेज। अच्छा, अब जब मैं ट्यूरिंग मशीन की बात करता हूं तो इस एल के लिए हमारे पास एक ट्यूरिंग मशीन है जो कि इसके अंदर जो भी मेंबर्स है ना उनको प्रिंट कराती है। तो कैसे प्रिंट कराती है कि मैं सिग्मा स्टार से एक एक पकड़ पकड़ के यहां से एलिमेंट उठा उठा करके ट्यूरिंग मशीन को देता हूं, ठीक है। और ट्यूरिंग मशीन क्या करती है? देखती जाती है, वो बोलती है अच्छा नल, नल तो जी मेंबर है, तो लो जी इमेजिन कर लो दो टेप है हमारे पास, ठीक है। तो नल तो बोलेगी जी मेंबर है, तो ठीक है जी नल यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी, फिर ए कहता है जी, अच्छा ए तो क्या कहता है जी नॉन मेंबर है, तो लो जी ए इस टेप पे प्रिंट हो जाएगा। बी तो मेंबर है, लो जी इधर आ जाएगा। डबल ए नॉन मेंबर है, तो लो जी इधर आ जाएगा। ए भी हमारे पास मेंबर है, तो लो जी इधर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये प्रिंट कराती चली जा रही है टेप पे। बात समझ पा रहे हो? तो एक एक इस टेप पे प्रिंट हुआ तो वो मेंबर है, इस टेप पे प्रिंट हुआ तो वो नॉन मेंबर है, ऐसे ऐसे करके। तो एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन है जो ये काम कर पा रही है, तब हम क्या कह देंगे लैंग्वेज हमारी आरईसी है। लेकिन अगर सिर्फ ये हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा, ठीक है, मतलब इससे हमारा हमारा को रियली डोंट केयर, आए ना आए इनसे हमारा कोई मतलब है ही नहीं। हमारे को सिर्फ ये मतलब था कि मेंबर सारे प्रिंट हो पा रहे हैं, तब हम लैंग्वेज को आरी बोल देंगे। बात समझ आ गई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो आरी कब होगी भाई? जब इससे वी रियली डोंट केयर अबाउट इट, इसको मार दो गोली, इसकी बात करो, सारे मेंबर हमारे प्रिंट होने चाहिए, हो गए तो बस हमारी बात वहीं खत्म, हम बोल देंगे आरी है। और आरईसी कब होगी? जब एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन होगी जो कि सिग्मा स्टार से एक एक स्ट्रिंग को पकड़ पकड़ के सारे बताएगी, हाँ जी ये मेंबर है, ये नॉन मेंबर है, ये मेंबर है, ये नॉन मेंबर है, ये मेंबर है, ये नॉन मेंबर है, सारा कुछ बता देती है आपको ढंग से, वो हो जाती है लैंग्वेज आरईसी। ठीक है, आई थिंक अब अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, कर देता हूँ मैं छोटा, है ना, ताकि आप इसको आराम से कर लो नोट डाउन। हाँ जी, आ गया ना समझ में? तो ये सब मैंने अब यहाँ पे लिखा हुआ था। चलो अब आ जाओ इधर। और ये अगर ये थ्योरम आपको नहीं याद आ रही तो प्लीज मैं बार बार समझा रहा हूँ भाई, मेरे चैप्टर 1 के वीडियोस देखो,
आरई और आरईसी लैंग्वेज के बारे में मैंने बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली सब कुछ समझा रखा है। उसकी क्लोजर प्रॉपर्टीज, इंट्रोडक्शन, सब लगभग 2-3 घंटे लगाए थे मैंने, सब एक्सप्लेन कर रखा है। वहां पे जाकर चेक करो, वहां पे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। उस पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, मैंने समझाया था और सारे क्वेश्चन भी कराए थे आपको। ठीक है जी, चलो अब देखो मैंने आपको समझाया था ना भाई, देखो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था, हमारी मेन कंसंट्रेशन ये रहती है इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, है ना। ये जो 3 एरियाज थे 1 2 3, इन 3 रीजन को डिफरेंशिएट करना ही हमारा मेन एम है। तो यहाँ पे भी वही काम मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्वेश्चंस में पूछता हूँ आपसे। ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया ना भाई, है ना। तो अब देखो इस पे क्वेश्चन आएगा। देखो पहला क्वेश्चन आया, L has Turing enumerable procedure but L bar don't have Turing enumerable procedure। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, लैंग्वेज कौन सी होगी बताओ भाई। L के लिए तो है लेकिन L बार के लिए नहीं है, इसका मतलब लैंग्वेज हमारी RE है। RE है तो मतलब कौन सा रीजन आएगा जी, 2। ये 2 रीजन की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब RE बट नॉट REC। तो हम किसकी कहानी कर रहे हैं भाई, RE बट नॉट REC। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। ये कैसे मैंने फटाफट पता लगा दिया, मेरे दिमाग में थ्योरम चल रही थी, ये थ्योरम देखो भाई, है ना, उसे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एल के लिए तो ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर है, एल बार के लिए नहीं है। एल बार के लिए नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, एल बार हमारी नॉन आरी है। ठीक है, तो एल हमारी आरी होगी एक किस्म से और एल बार हमारी नॉन आरी होगी। तो इसका मतलब ये तो तभी चलेगा जब ये चीज है, एल इधर और एल बार इधर। ये देखो आराम से, तो एल हमारी आर ई रही होगी, आर ई बट नॉट आर ई सी। ठीक है, तो हम रीजन 2 की कहानी कर रहे हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया ना। ज्यादा मैं बोलूंगा तो टाइम बर्बाद है, प्लीज मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत आपके अंदर अपने आप इंटेलिजेंसी होनी चाहिए। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ, तो इसलिए आपको अब अच्छे से याद आ रहा होगा, है ना। ये देखो आगे भी देख लो बेशक से, मैं आपको अभी तो थोड़ी देर पहले समझा के आया था, है ना। तो आ रही और नॉन आ रही है, देखो कितनी बार तो मैंने बोला था, 1,00,000 एक बार मैंने ये सब चीजें रिपीट करी थी, तो आपको याद आ रहा होगा, है ना। तो ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर नहीं एग्जिस्ट करता तो नॉन आ रही, ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है तो आ रही। तो बस ठीक है, तो डायरेक्टली डायरेक्ट में ये कहना चाहता था कि ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर है तो मतलब ये तो आ रही हो गया, लेकिन ये नॉन आ रही हो गया। तो एल आ रही है बट एल बार नॉन आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, एल हम आ रही विच इज नॉट आ रही से, इसकी कहानी कर रहे हैं। ढंग से बोलना भाई, है ना। तो सिर्फ आ रही बोल के भाग जाना ठीक नहीं लगेगा। यहाँ पे आप बोल के भाग जाते थे कि एल इज आ रही, नहीं, ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं, आप अच्छे से बोलो एल इज आ रही बट नॉट आ रही सी। ठीक है, इसलिए हम सेकंड रीजन की कहानी कर रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं इनको ढंग से डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको। अगला देखो भाई, एल हैज ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर, बस इतना कह के मैं भाग गया, एल हैज ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर, तो इसका मतलब पक्की बात है वो आरी होगा। अब नहीं पता, अब एल बार के लिए तो मैंने बताया नहीं कि उसके लिए है या नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर 1 और 2 दोनों रीजन की मैं बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कौन सा रीजन है ये, तो 1 एंड 2 दोनों रीजन की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब हम सिंपली ये कह के भाग सकते हैं कि एल इज आरी, बस इतना कह के भाग जाओ। एल इज आरी, बस इतना कह के भाग जाओ। आर ई सी है या नहीं है मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, बस इतना कह के भाग जाओ, दैट दिस इज मोर देन सफिशिएंट। क्लियर हो गया, कंक्लूजन समझ में आ रही होगी। अच्छा जी, बोथ एल एंड एल बार हैव ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर, दोनों के लिए, दोनों के लिए। तो इसका मतलब अभी समझ चुके होगे भाई, आरईसी की कहानी है, मतलब रीजन 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, एल इज आरईसी। अभी मैं ऊपर अभी थोड़ी देर पहले आपको बता के आया हूँ, नहीं आ रहा याद तो देख लो भाई। एल इज आरईसी इफ एंड ओनली बोथ एल एंड एल बार हैव ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर। ठीक है, डेफिनेशन ही यही थी। ठीक है जी, एल हैज नो ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर, तो इसका मतलब हम रीजन 3 की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉन आरी। ठीक है, ये देखो नॉन आरी की कहानी कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, इफ ईदर एल और एल बार हैव नो ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर, या तो एल या एल बार के लिए ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर नहीं है, तो इसका मतलब एल हमारी कहाँ आएगी, आपको ये बताना है। देखो प्लीज ये बात ध्यान रखना, ईदर एल और एल बार हैव नो ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर, मतलब या तो एल के लिए ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एल के लिए ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या एल बार के लिए ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या फिर दोनों के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बोथ एन एल बार, बोथ एल एंड एल बार ट्यूरिंग प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यही मीनिंग है ना, ईदर दिस और दिस। ठीक है, तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना। तो ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नंबर 1, 2 और 3, या तो एल के लिए ट्यूरिंग प्रोसीजर नहीं है, या फिर एल बार के लिए नहीं है, या फिर दोनों के लिए नहीं है। तो अगर एल के लिए नहीं है ट्यूरिंग प्रोसीजर, तो मतलब एल हमारी होगी नॉन आरी। अब नॉन आरी होगी तो इसका मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट, अब मुझे नहीं पता आरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये देखो मैं आपको पॉसिबिलिटी समझा के आया था, है ना। अगर एल और एल बार दोनों ही बार हो सकते थे, तो अगर एल हमारा नॉन आरी है तो एल बार हमारा इधर भी हो सकता है और इधर भी जा सकता है, मेरे को इसके कोई मतलब नहीं है, हमारे को नहीं पता, है ना। क्योंकि देखो एल कॉम्प्लीमेंट का ये देखो, एल अगर अंदर है, एल आरी है, आरी बट नॉट आरी, तो एल बार हमारी बार गई है ना। अब एल बार का बार कर दो, दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो ये एल आ जाएगी और ये एल बार बन जाएगी, और क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट करने। तो समझ पा रहे हो कि नहीं, कॉमन सेंस की बात है भाई। नहीं समझ आ रहा तो ये लो, लो L1 L1, L2 L2, L3 L3, L4 और L4 का बार। ठीक है, तो L4 बाहर है, L4 का बार अंदर है। ठीक है जी, ये है कहानी। हाँ जी, तो अब आप समझ पा रहे होगे ना भाई। देखो अब इतना आपको गैस हो रहा होगा, ये L2 था, है ना। ये अगर नहीं नजर आ रहा तो प्लीज भाई, एक्चुअली मैं लिखता तो भी बहुत ही गंदा हूँ,
है ना? तो थोड़ा-सा आप मेरे साथ कोऑपरेट किया करो। हाँ जी, तो L2 और L2 बार दोनों ही बार हो, मतलब L2 नॉन आ रही हो तो फिर L2 बार नॉन आ रही हो सकती है, और अगर वही बात है, देखो L4 हमारी से नॉन आ रही थी तो फिर L4 बार हमारी आ रही भी हो सकती थी। तो इट हार्डली मैटर्स, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर नॉन आ रही लैंग्वेज मेरे को गिवन है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट नॉन आ रही भी हो सकता है और आ रही भी हो सकता है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ जी, तो फिर L के लिए अगर एक्सिस्ट नहीं करता, मतलब L नॉन आ रही है तो उसका कॉम्प्लीमेंट मुझे नहीं पता क्या होगा। ऐसे ही L कॉम्प्लीमेंट हमारा नॉन आ रही है तो फिर वही बात है, L हमारा आ रही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता। सिमिलरली अगर दोनों ही ये हुए तो यहाँ से तो कंक्लूजन निकल के आ जाएगी कि दोनों की दोनों मतलब नॉन आ रही है। ठीक है? तो फिलहाल फाइनल कंक्लूजन मैं क्या कहूँगा? फाइनली देखो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर L हमारी नॉन आ रही है, ये बात समझ पा रहे हो ना भई? L हमारी नॉन आ रही है, या तो ये पॉसिबिलिटी निकल के आएगी कि L हमारी नॉन आ रही है। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद एल बार के बारे में यहाँ से अगर मैं बोलूँगा तो कुछ नहीं कह सकता। अगर आपको लगता है कि एल बार हमारी नॉन आ रही है, तो आपको ये देखते हो, ये समझ में आ रहा है ना भई? एल बार के लिए ट्यूरिंग न्यूमेरिकल प्रोसीजर नहीं है, उसका मतलब क्या होगा भई? एल बार हमारी नॉन आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हाँ जी, तो अगर एल बार हमारी नॉन आ रही है, तो फिर एल की कहानी क्या होगी? आप समझ पा रहे हो कि या तो आ रही होगी या नॉन आ रही होगी, मुझे नहीं पता। ऐसे ही बोथ एल एंड एल बार हैव नो ट्यूरिंग न्यूमेरिकल प्रोसीजर, तो यहाँ से हम कंक्लूजन पक्की बात है बोल के भाग सकते हैं कि हमारी जो एल है, दैट इज़ कन्फर्मेशन कि वो नॉन आ रही है। ठीक है? तो यहाँ से भी कन्फर्मेशन मिली थी नॉन आ रही है, और यहाँ से फिर हमारे को कन्फ्यूजन आ रही थी कि एल-बार के लिए ट्यूरिंग न्यूमेरिकल प्रोसीजर नहीं है, तो फिर एल के बारे में मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं पता। ठीक है? तो एल कैन बी ईदर आरी और नॉन आरी। यहाँ से तो समझ में आ गया कि अगर ये नहीं है तो आई थिंक काफ़ी बार हमने बोल दिया, आपको समझ में आ चुका होगा। तो कंक्लूजन फाइनल बोलो भाई, कंक्लूजन क्या निकलेगी? कंक्लूजन ये निकलेगी कि इफ ईदर एल और एल बार हैव नो ट्यूरिंग न्यूमेरिकल प्रोसीजर, देन एल इज़ आरी और नॉन आरी। मुझे नहीं पता क्या है और क्या नहीं है। ठीक है? तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं रीजन 2 और रीजन 3 की कहानी कर रहा हूँ। ठीक है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ो भई। एल हैज़ इन्यूमरेशन प्रोसीजर देन एल इज़ व्हाट? देखो प्लीज़ ध्यान रखना, ये कन्फ्यूजन आएगा पेपर में आपको बैठे-बैठे। ईपी मैंने बोला है, ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर नहीं बोला मैंने, इन्यूमरेबल प्रोसीजर बोला है। तो इन्यूमरेबल प्रोसीजर कहने का मतलब अब वो तो कुछ भी हो सकती है भई। एल कैन बी ईदर आरई, नॉन आरई, आरईसी, कुछ भी हो सकते हैं भई, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोल सकता, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनी लैंग्वेज। ठीक है? नो कमेंट्स। तो सीधा आप ऐसे भी कह देते थे, नो कमेंट अबाउट लैंग्वेज। मत बोलना यहाँ पे कुछ भी कि आरई है या नॉन आरई है, क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता भई, है ना? क्योंकि मैंने ईपी बोल के भागा हूँ मैं, ईपी। है ना? ईपी बोल के भागने का मतलब मुझे नहीं देखो आगे देखो, मैंने आपको क्या समझाया था भाई, एल के लिए तो फिर क्योंकि काउंटेबल होगी तो इन्यूमरेबल प्रोसीजर तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो इन्यूमरेबल प्रोसीजर ट्यूरिंग मशीन पे रन करेगा या नहीं वो मुझे नहीं पता। तो अगर ट्यूरिंग मशीन पे रन करता होगा तो वो आरी हो जाएगी, नहीं रन कर पाता होगा तो वो नॉन आरी हो जाएगी। ठीक है? आई थिंक समझ चुके होगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने काफ़ी बार रिपीट कर दिया है, आपको काफ़ी हद तक क्रिस्टल क्लैरिटी आ गई होगी। फिर भी अगर डाउट आ रहा है तो भाई वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं और ज़्यादा नहीं रिपीट करूँगा। ठीक है, तो नोट डाउन करना है आप लोगों को? तो लो भाई, मैं अब आपको टाइम देता हूँ आराम से, आप आराम से इस सब चीज़ों को नोट डाउन कर लो। ठीक है? यहाँ तक कर लो, ओके? यहाँ तक कर लो अच्छे से नोट डाउन, ठीक है? अब इधर इधर यहाँ से देखो ये लो, ठीक है? ये कर लो और ये जो बचा हुआ पार्ट था ये भी कर लेना, ठीक है? ये कर लो और ये बचा हुआ पार्ट, ठीक है? चलो आगे मैं बढ़ रहा हूँ अब, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम आएँगे मेंबरशिप एल्गोरिथम पे। मेंबरशिप एल्गोरिथम क्या कहते हैं इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर इन्यूमरेबल प्रोसीजर समझ में आ चुका है ना, ईज़ी कुछ नहीं है, बकवास है ये। देखो, इट इज़ यूज्ड टू लिस्ट ऑल मेंबर्स एज़ वेल एज़ नॉन मेंबर्स ऑफ एल। सिंपल सी बात है। मेंबरशिप एल्गोरिथम का मतलब क्या है? मेंबरशिप एल्गोरिथम इज़ यूज्ड टू लिस्ट मेंबर्स एज़ वेल एज़ नॉन मेंबर्स ऑफ द लैंग्वेज। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो मैंने आगे लिख दिया, बोथ एल एंड एल बार हैव ड्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर। यही तो बात होगी, अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या समझा के आया हूँ आपको। बिल्कुल अब मज़ाक है भई, ये सब कुछ भी नहीं है। डेड सिंपल चीज़ें हैं, अगर आपको समझ में आ रही तो नहीं समझ आ रही तो भी बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। ठीक है? यही तो मैं अभी आपको समझा के आया था कि एल एंड एल बार हैव ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर। ठीक है? तो मतलब क्या होगा, मेंबर मेंबर एज़ वेल एज़ नॉन मेंबर दोनों को लिस्ट डाउन कर रहे हैं। बस वही चीज़ मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। तो मेंबरशिप एल्गोरिथम बस एक नया नाम आ गया और क्या हुआ। ठीक है? तो मेंबरशिप एल्गोरिथम का मतलब क्या है? वी आर एबल टू लिस्ट मेंबर्स एज़ वेल एज़ नॉन मेंबर्स ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है? वही बात 2 टेप इमेजिन कर लेना, मेंबर्स भी आ रहे हैं, नॉन मेंबर भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। ठीक है? तो इसका मतलब बोथ एल एंड एल बार हैव ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर, दोनों के लिए, एल के लिए भी और एल बार के लिए, दोनों के लिए हमारे पास ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर है। ठीक है जी, तो अब आगे देखो, ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर फॉर बोथ एल एंड एल बार टुगेदर मेक मेंबरशिप एल्गोरिथम फॉर एल। ठीक है? सिंपल बात है, ये भी आप समझ पा रहे हो कि भाई ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर फॉर बोथ एल एंड एल बार टुगेदर, दोनों का,
ठीक है, ट्यूरिंग इन्वर्स प्रोसीजर दोनों का कंबाइन कर दो, एल और एल बार दोनों का मिला दो, उसको हम लोग मेंबरशिप एल्गोरिथम बोल सकते हैं। या फिर दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते थे, कंबाइनिंग ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर फॉर बोथ एल एंड एल बार गिव मेंबरशिप एल्गोरिथम ऑफ एल। एक ही बात है भाई, दोनों तरीके से जैसे मर्जी आप बोल दो। बेसिक बेसिक से पॉइंट्स आप समझ चुके होगे, मेरे ख्याल से मेरे को इस पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, सिंपल बात है एकदम। अच्छा, ये तो होगी जी डेफिनेशन नंबर 1। डेफिनेशन नंबर 2 क्या है मेंबरशिप एल्गोरिथम की, ये देखो मैंने आगे बता रखी है। If there is an algorithm to check an arbitrary string w belong to L or not, अगर हमारे पास कोई एल्गोरिदम है जो कि हमारे को बता सकता है, मैं कोई भी स्ट्रिंग w दे दूं, वो लैंग्वेज को बिलोंग करता है कि नहीं करता, एल्गोरिदम एग्जिस्ट करना चाहिए। एल्गोरिदम मतलब विच ऑलवेज होल्ड्स एंड सेज यस और नो। याद आ रहा है आपको, आरईसी लैंग्वेज की डेफिनेशन ही मैंने आपको ये समझाई थी चैप्टर 1 में, इंट्रोडक्शन टू आर इन आरईसी लैंग्वेज का वीडियो देखो। आर और आरईसी लैंग्वेज का जब इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाई थी, मैंने वहां आपको ढंग से समझाया था, देयर इज एन एल्गोरिदम टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग बिलोंग टू लैंग्वेज और नॉट। तब हम लैंग्वेज को बोलते थे आरईसी, और देयर इज प्रोसीजर टू चेक वेदर द स्ट्रिंग बिलोंग टू लैंग्वेज और नॉट, तब हम लैंग्वेज को बोलते थे आरई। और प्रोसीजर और एल्गोरिथम में डिफरेंस मैंने आपको समझाया था, प्रोसीजर मे और मे नॉट होल्ड, बट एल्गोरिथम ऑलवेज होल्ड्स एंड से यस और नो। ठीक है, तो प्रोसीजर यस के केस में तो होल्ड करके यस बोलेगा, नो के केस में उसको छूट है, या तो नो बोल भी जाएगा या फिर वो हैंग कर जाएगा। ठीक है, तो हैंग एंड रिजेक्ट ये चीज अलाउड थी। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, तो वही बात मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आपको लगेगा कि सर ये दोनों डेफिनेशन तो अलग अलग लग रही है, ये तो कह रहे लिस्ट डाउन करो और ये कह रहा है कि बताओ कि आर्बिट्रेरी स्ट्रिंग w बिलोंग कर रहा है लैंग्वेज को और नॉट, है ना। तो फिर ये दोनों बातें एक तो बराबर कैसे है, मैं आपको बोल रहा हूँ दोनों बातें बराबर है। कॉमन सेंस से सोचो भाई, अगर आपके पास कोई एल्गोरिथम है जो बता सकता है हाँ और ना, ढंग से बता सकता है कि कोई स्ट्रिंग लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो उसी एल्गोरिथम से आप लिस्ट डाउन क्यों नहीं करा सकते लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स को। बात समझ में आ रही है। अगर आपके पास कोई एल्गोरिथम है जो कि ढंग से आपको बता सकता है कि कोई भी आप स्ट्रिंग दे दो, वो लैंग्वेज को बिलोंग करता है या नहीं करता, अगर आपके पास कोई एल्गोरिथम आपने तैयार कर लिया है, तो उसी एल्गोरिथम का यूज करके आप सारे स्ट्रिंग्स को प्रिंट नहीं करा सकते क्या, कौन से लैंग्वेज के अंदर है और कौन से लैंग्वेज के अंदर नहीं है। जो लैंग्वेज के अंदर होंगे और जो लैंग्वेज के अंदर नहीं होंगे, वो सारे स्ट्रिंग्स आप आराम से प्रिंट करा सकते हो भाई, अगर ये है अगर आपके पास, तो समझ पा रहे हो। तो ये आप कोई भी स्ट्रिंग देते हो, इसको ऐसे समझो, देखो आप कोई भी स्ट्रिंग देते हो, ये आपको फटाफट से बता देता है कि लैंग्वेज के अंदर है या नहीं है। मतलब इसकी थॉट क्लैरिटी है ना इतनी, इसको पता लगता है ना कि कौन सा लैंग्वेज में और कौन सा लैंग्वेज में नहीं है। तो आप ऐसे समझ लो, इसके पास पूरी लिस्ट है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने जो भी एल्गोरिथम बनाया होगा, उसमें बस एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट साथ में वो डाल देना, लूप में जब वो चेकिंग कर रहा होगा ना कि ये स्ट्रिंग लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो जितने भी स्ट्रिंग्स को चेकिंग करता हुआ आ रहा होगा, सबको प्रिंट साथ साथ कराता चला जाएगा। रफली आप ऐसे सोच लो, जैसे भी सोचो, दोनों बातें बराबर है। प्लीज इस बात को समझो आराम से। आप ऐसे समझो, अगर आपके पास लिस्ट है कौन सा मेंबर और कौन सा नॉन मेंबर है, आपके एल्गोरिथम में जो कि लिस्ट डाउन कर सकता है सारा कुछ, तो उसी एल्गोरिथम से आप ये भी तो पता लगा सकते हो, कोई भी आप स्ट्रिंग दे दो, वो फटाफट बता देगा कि लैंग्वेज के अंदर है या नहीं है, देख के बता देगा 1 मिनट में, सर्च कर लेगा और क्या करेगा। तो दोनों बातें बराबर है। थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने आप से समझ में आएगा, मैं जितना ज्यादा बोलूँ उतना टाइम वेस्ट और कुछ नहीं। ठीक है, दोनों चीजें बराबर है एकदम, इसमें टेंशन मत लेना। ठीक है जी, तो अब देखो आगे मैंने लिखा हुआ है कि एल इज आरईसी इफ एंड ओनली इफ एल हैज मेंबरशिप एल्गोरिथम। ठीक है, तो वही बात है, ये डेफिनेशन में आपको पहले बता के आ चुका हूँ। अच्छा, डिसाइडेबल लैंग्वेजेस हैव मेंबरशिप एल्गोरिथम। डिसाइडेबल लैंग्वेज का मतलब क्या होगा, वही आरईसी, मैंने आपको पहले बात समझा रखा है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। डिसाइडेबल लैंग्वेजेस या ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेजेस, दो नाम थे हमारे आरईसी लैंग्वेजेस के, तो वही चीज मैंने बोल दी कि डिसाइडेबल लैंग्वेजेस हैव मेंबरशिप एल्गोरिथम एंड अनडिसाइडेबल लैंग्वेजेस डोंट हैव मेंबरशिप एल्गोरिथम, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इफ एंड ओनली वाली बात मैंने क्या रखी है ना, तो इस चीज को मैंने बस आगे लिख दिया है, एल इज आरईसी इफ एंड ओनली इफ एल हैज मेंबरशिप एल्गोरिथम। तो आरईसी का दूसरा नाम क्या था भाई, डिसाइडेबल लैंग्वेज। तो डिसाइडेबल लैंग्वेज है अगर, तो मेंबरशिप एल्गोरिथम होगा, या मेंबरशिप एल्गोरिथम है तो डिसाइडेबल लैंग्वेज जरूर होगी, और मेंबरशिप एल्गोरिथम नहीं है तो फिर हमारी आरईसी लैंग्वेज नहीं होगी। वही बात, 4 क्वेश्चन है, इफ एंड ओनली वाली बात है, इफ एंड ओनली वाली बात आ चुकी है ना, तो इसका मतलब सिंपल बात, ऐसे में कह सकता हूँ, मेंबरशिप एल्गोरिथम इफ एंड ओनली इफ आरईसी। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ आरईसी, मैं ऐसे बोल के भाग सकता हूँ। ठीक है ना, तो अब वही बात, 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अगर मेंबरशिप एल्गोरिथम एग्जिस्ट कर रहा है तो लैंग्वेज आरईसी होगी, हाँ जी बिल्कुल। अगर आरईसी लैंग्वेज होगी तो फिर मेंबरशिप एल्गोरिथम एग्जिस्ट करेगा, हाँ जी बिल्कुल। अगर मेंबरशिप एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर वो आरईसी लैंग्वेज नहीं होगी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और अगर हमारे पास आरईसी लैंग्वेज नहीं है तो मेंबरशिप एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाँ जी बिल्कुल, बात ठीक है। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन ना करते करते मैंने फिर भी लिख दिया। ठीक है, तो बस वही चीज मैंने यहाँ पे कहने की कोशिश की है कि डिसाइडेबल लैंग्वेज है मेंबरशिप एल्गोरिथम, यस, एंड अनडिसाइडेबल लैंग्वेज डोंट हैव मेंबरशिप एल्गोरिथम। सीधी सी बात है भाई, इसमें ज्यादा क्या बोलूं मैं। ठीक है, अच्छा अब शुरू हो जाओ फटाफट। क्वेश्चन आगे वही वही जो अभी मैंने ये पीछे दिखाया आपको डायग्राम, है ना, ये इसी पे वही 1 2 3 रीजन बस याद कर लो, आरईसी, आरई और नॉन आरई। ठीक है, हाँ फटाफट से आप मेरे को जरा समझाओ क्या आंसर आएगा। एल एज मेंबरशिप एल्गोरिथम, बिल्कुल ठीक, 1। ठीक है, सीधी सी बात है। एल डोंट हैव मेंबरशिप एल्गोरिथम, अब आप बताओ, डोंट हैव मेंबरशिप एल्गोरिथम मतलब आरई भी हो सकता है और नॉन आरई भी हो सकता है, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, 2 एंड 3, इन दोनों रीजन की बात कर रहे हैं। और उसके बाद फिर एल बार हैव मेंबरशिप एल्गोरिथम, देन एल इज व्हाट,
एल बार के पास मेंबरशिप एल्गोरिथम है तो एल की कहानी क्या होगी? सीधी सी बात है, अगर एल बार के पास मेंबरशिप एल्गोरिथम है तो एल के पास रहा होगा ना भाई, कंफर्म है बात ये एकदम। तो इसका मतलब 1 की बात कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज है हमारे पास, उसका कॉम्प्लीमेंट के लिए मेंबरशिप एल्गोरिथम है, तो इसका मतलब एल के लिए भी तो मेंबरशिप एल्गोरिथम रहा होगा। सिंपल बात इतनी समझो, देखो एल ऐसे समझो, अगर आपको फिर जरा सा भी डाउट आता है, एल कॉम्प्लीमेंट के लिए मेंबरशिप एल्गोरिथम है तो मतलब उसके जो भी मेंबर्स होंगे वो भी प्रिंट हो रहे हैं और जो नॉन मेंबर्स होंगे वो भी प्रिंट हो रहे हैं। तो बस उन दोनों उल्टा कर दो, दोनों को उल्टा कर दो, तो फिर एल के लिए भी तो वही चीज आगे कि नहीं आगे, जब ये यस बोल रहे तो वो नो बोलेगी, और जब ये नो बोल रहे तो ये यस बोलेगी। तो ऐसे समझ लो रफली, जो मैं आपको अभी समझा रहा था, स्ट्रिंग दे दे करके हम लोग टेप से प्रिंट करते हैं ना, पहली टेप पे मेंबर्स, दूसरी टेप पे नॉन मेंबर्स, तो टेप्स को उल्टा ही कर दो, अपने सारा काम हो गया। ठीक है, तो आ गया। ठीक है, तो एल बार एस मेंबरशिप एल्गोरिथम, देन एल इज ऑब्वियसली आरईसी। ठीक है, ऑब्वियसली ये चीजें, अगर आपको डाउट लग रहा है, आपका दिमाग इतना तेज नहीं चल रहा जैसे मैं स्पीड से बोल रहा हूं, अगर आपको लग रहा है तो प्लीज मेरा जो चैप्टर 1 था ना भाई, टीओसी का चैप्टर 1 जो था, फाइनाइट ऑटोमेटन रेगुलर लैंग्वेजेस, उस चैप्टर में मैंने ये सब चीजें आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस कर थी, आरई और आरईसी लैंग्वेजेस के बारे में, उनके क्लोजर प्रॉपर्टीज, उनकी इंट्रोडक्शन एंड सो सब डिस्कस कर रखा है। तो वहां से एक झटके में आप पकड़ लोगे, अगर वो सब चीजें आपके दिमाग में है तो ये पॉइंट्स बहुत ट्रिवियल और बहुत बेसिक है, अगर वो चीजें दिमाग में नहीं है तो भैया आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा होगा आज का लेक्चर। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये हमारा ये एक किस्म से सेकंड जो था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मेंबरशिप एल्गोरिथम वाली बात हो चुकी है, मैं छोटा कर देता हूं, आप नोट डाउन कर लो फटाफट, एक स्क्रीन पे आ गया, नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे मैं बढ़ रहा हूँ अब। हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे भी काफी बार गेट एग्जाम में क्वेश्चन आया। लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग देखो इसने क्या बोला है, एल इज आरईसी इफ एंड ओनली इफ एल कैन बी इनुमरेटेड इन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग या अल्फाबेटिकल ऑर्डरिंग या डिक्शनरी ऑर्डरिंग। एक ही बात है, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग बोलो या अल्फाबेटिक ऑर्डरिंग बोलो या डिक्शनरी ऑर्डरिंग बोलो, एक ही बात है, तीनों वर्ड्स एक ही है ना, सिनोनिम्स ऐसे समझ लो। और एल आरईसी कब होती है भाई, जब एल कैन बी इनुमरेटेड इन दिस फॉर्म। इनुमरेटेड में आपको बार बार समझ, लिस्टिंग, इन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है, लिस्टिंग, तो लिस्ट डाउन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके, तो आरईसी कब होता है भाई, जब हम एल इज आरईसी इफ एंड ओनली इफ एल कैन बी इन्यूमरेटेड इन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग एंड सो ऑन। अच्छा, पहली बात तो मुझे ये समझाओ लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग होती क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे देखो हमारे पास सिग्मा ले लो आप ए कॉमा बी, ठीक है, तो सिग्मा स्टार को मैं लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग या डिक्शनरी ऑर्डरिंग या अल्फाबेटिक ऑर्डरिंग में कैसे लिखूंगा, सबसे पहले सबसे छोटा स्ट्रिंग लिखूंगा जी नल, उसके बाद लिखूंगा जी ए, फिर बी, फिर डबल ए बी, पी ए बी बी, फिर ट्रिपल ए, देन ए बी, देन ए बी ए, देन ए बी बी, डॉट 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 डॉट, ऐसे भी चलता रहूंगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है भाई, डिक्शनरी में ए पहले आएगा ना बी से, तो इसीलिए मैंने लिखा है। तो पहले 0 लेंथ के स्ट्रिंग लिखे, फिर 1 लेंथ में ए और बी, फिर 2 लेंथ में आए तो फिर देखो पहले डबल ए लिखा है, फिर एक बढ़ा दिया ए बी, फिर बी ए और फिर बी बी। ठीक है, फिर ट्रिपल ए बी, ए बी ए बी बी, डॉट 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 डॉट। अगर मैं देखो, अगर आपको यहाँ पे डाउट लग रहा है ना, तो मैं 0 1 में लिखूंगा तो बड़ी जल्दी पकड़ोगे आप लोग, बाइनरी नंबर्स को पकड़ो। 0 1 में होता है तो फिर ये देखो, ए को आप मान लो 0 और बी को आप मान लो 1। ठीक है, तो आप देख लो भाई, नल आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, डॉट 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 डॉट। अब आया ना पकड़ में? ठीक है, तो आपको पता होगा भाई, है ना, तो ये बेसिक सब पॉइंट आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, स्ट्रिंग्स की तरह आप इसको देखो। ठीक है, ओके जी, तो क्योंकि 0 पहले आता है 1 से, ऐसे समझ सकते हो आप लोग। हाँ जी, तो आई थिंक क्लियर होगा सबको, तो ए पहले आता है बी से, तो इस हिसाब से हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, फिर ए डबल बी के बाद क्या आएगा भाई, है ना, फिर आप बोलोगे जी बी डबल ए। ठीक है, डॉट 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 डॉट, प्लीज मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जितनी आप अपने पकड़ पा रहे हो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो क्लियर है एकदम सब लोगों को? ठीक है, ओके जी। तो अब देखो, अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, सिग्मा स्टार हमारे को मिल गया है ना। अब देखो, अब लैंग्वेज को आरईसी हम कब कह रहे हैं, जब हम इन्यूमरेट कर पा रहे हैं इसको लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग में। लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग का बेसिक मतलब क्या है, मतलब जो भी हमारे पास से कोई लैंग्वेज एल होगी तो उसके अंदर कुछ कुछ स्ट्रिंग्स होंगे हमारे पास। हम क्या करेंगे, क्योंकि एल हमारी आरईसी है ना, मतलब ट्यूरिंग मशीन विल ऑलवेज हॉल्ट एंड से यस और नो। कोई भी स्ट्रिंग आप दे दो उसके लिए वो हमेशा होल्ड करके यस और नो दोनों आंसर करेगी, इतना हमारे को पता है, एल हमारी आरईसी है तो। हाँ जी, तो अब देखो, तो अब क्योंकि ट्यूरिंग मशीन है जो कि हमेशा यस और नो आंसर करेगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहला स्ट्रिंग ट्यूरिंग मशीन को दूंगा। ट्यूरिंग मशीन क्या करेगी, अगर ये स्ट्रिंग हमारे लैंग्वेज के अंदर होगा तो उसको प्रिंट करा देगी, नहीं तो प्रिंट नहीं कराएगी। ठीक है, तो छोड़, सपोज कर लो मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया, या चलो करा दिया, जैसे आपका मन कर रहा है। अच्छा जी, मैं समझता हूं कि ए हमारे लैंग्वेज के अंदर नहीं है, तो नहीं है,
तो इसका मतलब उसको प्रिंट नहीं कराएगी। तो प्रिंट नहीं कराएगी तो मतलब डायरेक्टली वो क्या बोलेगी कि नो। फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में आएगा ना भाई, इस बात को आराम से समझने की कोशिश करो। नल हमारा लैंग्वेज के अंदर था, अगर नल हमारा लैंग्वेज के अंदर था तो फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में इसने हाँ बोलना ही बोलना है, क्योंकि REC है। अच्छा, फिर मैंने बोल दिया ए हमारा लैंग्वेज के अंदर नहीं था, तो ए लैंग्वेज के अंदर नहीं था तो फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में इसने ना भी बोलना है इस ए के लिए, बोल दिया। फिर अगला स्ट्रिंग आपने पकड़ा बी, आपको लगा कि लैंग्वेज के अंदर है तो लो जी बी आपने प्रिंट करा दिया। अगला देखा ए नहीं था जी, तो ठीक है जी नहीं प्रिंट कराया। फिर अगला देखा ए बी तो प्रिंट करा दिया, बी ए नहीं था जी, बी था जी तो करा दिया, ट्रिपल ए था जी, डबल ए भी नहीं था जी, ए बी ए था जी, डॉट 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 ऐसे। तो ये जो मैंने अब ये लैंग्वेज के सारे स्ट्रिंग्स मैंने लिख के दिखाए हैं, ये कैसे आए भाई, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग में आए हैं। इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग है या नहीं है? तो हमारी लैंग्वेज REC होगी, ठीक है। तो इस बात की गारंटी है, इस बात को समझो, गारंटी है इस बात की कि अगर लैंग्वेज मेरी REC होगी तो मैं उसके स्ट्रिंग्स को इन्यूमरेट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ ट्यूरिंग मशीन इन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग। ये देखो मैंने आराम से लिखा हुआ है, L is REC if and only if L can be enumerated in lexicographic ordering। enumerated के in lexicographic ordering मतलब ऑब्वियस बात है ट्यूरिंग मशीन की हेल्प से मैं इसको इन्यूमरेट कर पा रहा हूं इन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी गेट एग्जाम में, प्लीज ध्यान रखना, सिर्फ तारे बना लो, प्रीवियस क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ सीधा सीधा आपको, ठीक है। तो LREC कब होती है भाई, जब उसके स्ट्रिंग्स को मैं इन्यूमरेट कर सकता हूं इन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग। तो मैंने आपको करके दिखा दिया, इसमें थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, है ना। और ये इन्यूमरेट क्यों, और अब इन्यूमरेशन प्रोसीजर मैं प्रॉपर्ली क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि आप कोई भी स्ट्रिंग दे दो मैं फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में वहां तक पहुंचूंगा, क्यों, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन कहीं हैंग नहीं हो रही भाई, REC लैंग्वेज है भाई, REC तो कहीं हैंग नहीं हो रही, चुपचाप से फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में हर एक स्ट्रिंग को मैं देता जा रहा हूं, इसको इनपुट देता जा रहा हूं, और फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में हाँ या ना बोलती चली जा रही है, हाँ है तो प्रिंट होता चला जा रहा है, ना है तो फिर प्रिंट नहीं हो रहा, सीधी सी बात है। तो सभी के सभी मैंने जो लिख के दिखाए हैं सब आई थिंक समझ पा रहे हो भाई लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग में ही है। अच्छा, व्हाट अबाउट माय RE, आपको लगेगा कि RE के लिए भी मैं ये कहानी कर दूंगा, लेकिन RE के लिए मैं ये कहानी कर नहीं पाऊंगा भाई, क्यों नहीं कर पाऊंगा, आप कॉमन सेंस से सोचो, देखो ऐसे सोचो, ठीक है। मैं एक बार सिग्मा स्टार दोबारा से लिखूं, चलो मैं लिख लेता हूं, क्योंकि फ्रेश काम करेंगे ना, हम एकदम एकदम फ्रेश काम करते हैं, ठीक है। तो सिग्मा स्टार हम ले लेते हैं, हमारे पास आ गया से नल ए बी ए बी 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 ट्रिपल ए बी बी ए डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, दिस इज आवर सिग्मा स्टार। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं पहला स्ट्रिंग उठाता हूं और ट्यूरिंग मशीन को देता हूं, ठीक है। नल मैंने इनपुट करा ट्यूरिंग मशीन को, अब सपोज कर लो नल हमारा लैंग्वेज के अंदर था, तो लैंग्वेज के अंदर था तो हमने नल प्रिंट करवा दिया। ए हमारा लैंग्वेज के अंदर नहीं था, तो क्योंकि मैंने बताया था आपको RE में किसी पे होल्ड करके नो भी बोल देती है ट्यूरिंग मशीन, और किसी पे वो हैंग हो जाती है, तो दिन हमारा अच्छा था, ए पे ये हैंग नहीं हुई और इसने ना बोल दिया, ठीक है जी। फिर अगला स्ट्रिंग हमने इनपुट करा बी के लिए इसने हाँ बोल दिया, होल्ड करके हाँ बोलना ही बोलना जब स्ट्रिंग होगा लैंग्वेज के अंदर, तो इसने हाँ बोल दिया, तो मैंने बी को प्रिंट करा दिया। जब डबल ए डाला ना मैंने, तब ये होगी जी हैंग, हैंग मतलब घूम रही है, इनफाइनाइट लूप में फंस गई है। अब जब तक ये डबल ए को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करेगी, तो मैं अगला स्ट्रिंग इसको इनपुट कैसे करूंगा, मैं तो यहीं फंस गया। बात समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अब ट्यूरिंग मशीन हमारी हैंग हो चुकी है, ये डबल ए के बारे में भी कुछ कह नहीं पा रही, तो मैं ए बी इसको इनपुट कैसे करूं, मैं कैसे जूम कर लूं कि ट्यूरिंग मशीन हमारी हैंग हो चुकी है। मेरे को थोड़ा टाइम तो वेट करना पड़ेगा, मुझे लगेगा कि क्या पता अभी आंसर दे दे, फिर लगेगा नहीं चलो 2 मिनट और वेट कर लेते, क्या पता अब आंसर दे दे। फिर आपने 2 मिनट बाद इसको हटवा दिया, क्या पता उसने जस्ट अगले ही सेकंड आंसर कर देना था, लेकिन आपने उसको हटवा दिया, तो गलत बात होगी ना भाई, तो आप तो वेट करते ही रह जाओगे, तो अगला स्ट्रिंग आप इनपुट ही नहीं कर पाओगे, तो फिर ऐसे तो आप फिर इन्यूमरेबल प्रोसीजर ही नहीं हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो फिर मैं तो स्ट्रिंग ही नहीं लिख पा रहा है, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अभी तक हमने क्या किया था, आपने एक एक करके दिया था। पहले देखो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग की गारंटी हमने REC में क्यों करी थी, क्योंकि मैंने एक एक करके स्ट्रिंग ट्यूरिंग मशीन को दिया था, उसने हाँ और ना फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में देना था, तो जब हाँ होता था तो प्रिंट कराती जाती चली जाती थी, ना होता था तो नो 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 करती भागती जाती थी। तो इसको जैसे ए के लिए नो कर दिया था तो ठीक है, अगला हमने बी दिया, बी के लिए यस कर दिया तो ठीक है। तो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग में हमारे पास सारे स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, हमारे को 1% की भी टेंशन नहीं आई। फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में हम ये मतलब जो भी स्ट्रिंग आप दोगे फटाफट बता देगी कि हाँ या ना, तो एक इन्यूमरेशन प्रोसीजर हमारे पास नजर आ रहा है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। लेकिन जब हम RE लैंग्वेज की कहानी कर रहे थे, तो नल दिया तो ठीक है जी कर दिया, ए दिया तो ठीक है कर दिया, मतलब ए में इसने ना बोल दिया, बी में इसने हाँ बोल दिया तो हो गया, लेकिन डबल ए में ये अटक गई। अब जैसे ही अटकी तो फिर मैं अगला दे ही नहीं पा रहा, मैं तो फंस गया, तो फिर अब क्या करें, है ना, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, हम तो इन्यूमरेबल प्रोसीजर ही नहीं दे पा रहे, है ना। लेकिन मैं आपको डेफिनेशन, अब देखो पीछे देखो डेफिनेशन में आपको समझा के आया था, है ना, कि ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए भाई, है ना। लैंग्वेजेस RE इफ एंड ओनली देयर इज ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर, लेकिन मैं तो ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर ही नहीं बना पा रहा, है ना। तो फिर देखो अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, एक बार मैं इस चीज को हटाता हूँ, छोड़ो इसको,
हाँ, अब बात करो देखो, तो अब देखो हम क्या करते हैं, मैं एक बार आपको आराम से समझाता हूँ। मैं फ्रेशली समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जो सिग्मा स्टार था ना भई, है ना? हमने इसके सारे यू कैन से स्ट्रिंग्स एक बार हमने लिखे हुए हैं, तो मैं एक बार और लिख लेता हूँ, है ना? थोड़ा-सा आपको समझाने के लिए। नल ए, बी, डबल ए, बी, डॉट, 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 डॉट। तो मैं अब आपको फिलहाल क्या सिखा रहा हूँ, बहुत मज़ेदार बात है भई, प्लीज़ बहुत ध्यान से समझना, मज़ा आ जाएगा आपको ये सब चीज़ें समझ के। ठीक है? एक अंदर से सैटिस्फैक्शन आएगी कि येस आई हैव डन समथिंग। हाँ जी, तो मैं अब आपको क्या सिखा रहा हूँ? ट्यूरिंग इन्यूमरेबल प्रोसीजर दिखा रहा हूँ, है ना? कि हम लोग कैसे इन्यूमरेट करेंगे सारे स्ट्रिंग्स को। किसके लिए? रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज के लिए। रिकर्सिव लैंग्वेज की तो कोई टेंशन ही नहीं है। रिकर्सिव लैंग्वेज तो मैं देखो बहुत बार समझा चुका हूँ। मेरे ख्याल से मेरे को बार-बार बोलने की जरूरत नहीं है। रिकर्सिव में तो 1% की भी टेंशन नहीं है। फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में हम सब काम कर पा रहे हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि देखो सीधी-सी बात है भाई, फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना है और फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में रिजेक्ट होना है ना? सीधी-सी बात है। तो आप किसी भी स्ट्रिंग को आप बोलोगे, तो उस स्ट्रिंग तक मैं फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में पहुँच जाऊँगा। क्यों? क्योंकि जितने भी पीछे से हमने स्ट्रिंग छोड़े होंगे, कोई एक्सेप्ट होगा, कोई रिजेक्ट होगा, कोई एक्सेप्ट होगा, कोई रिजेक्ट होगा। तो फाइनाइट प्लस फाइनाइट प्लस फाइनाइट प्लस फाइनाइट प्लस फाइनाइट एंड ऑन सारे अभी तक फाइनाइट टाइम ही चल रहा होंगे। और जो भी मैं स्ट्रिंग यहाँ से पकड़ के दूंगा आपको कि वो वहां तक मेरे को पहुंचना ना फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में। इन्यूमरेबल प्रोसीजर का मतलब क्या होता है भाई? फाइनाइट अमाउंट ऑफ कोई भी स्ट्रिंग आप दे दो, वहां तक आपको फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में पहुंचना है। तो हम वहां पे पहुंचेंगे, रादर उसको प्रिंट भी कराएंगे। क्यों? क्योंकि पीछे जितने भी स्ट्रिंग्स आपने छोड़े होंगे, फाइनाइट प्लस फाइनाइट प्लस फाइनाइट प्लस फाइनाइट प्लस फाइनाइट, ये सब हम करते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में एक्सेप्ट हुआ होगा, रिजेक्ट, दो ही पॉसिबिलिटी है, तो एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट हुआ होगा। तो एक्सेप्ट हुआ होगा तो फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में एक्सेप्ट हो गया होगा, तो मतलब वही बात है, प्रिंट हो रहा होगा। और अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा होगा तो ठीक है, हम उसको छोड़ते चले गए होंगे। एंड सो ऑन। तो थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो कोई भी स्ट्रिंग आप दोगे, तो उस तक मैं फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में पहुंच जाऊंगा। यू कैन से उसको मैं फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में प्रिंट करा जाऊंगा। इस बात की गारंटी, तो वो इन्यूमरेबल प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा कर नहीं पा रहा, यहाँ पे मैं फंस रहा हूँ। तो मैं इसका आपको अब इलाज दिखा रहा हूँ। देखो बड़ा मजेदार और बड़ा ब्यूटीफुल इलाज है। मैं समझो देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो भाई, नल है सबसे पहले, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इसको ट्यूरिंग मशीन पे एक स्टेप चलाऊंगा। अच्छा, उसके बाद फिर एक स्टेप चलाने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, मैं रुक जाऊंगा अभी। फिर मैं ए के लिए फर्स्ट स्टेप चलाऊंगा और नल के लिए सेकंड स्टेप चलाऊंगा। ठीक है, देखूंगा क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अच्छा, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, बी के लिए एक स्टेप चलाऊंगा, फिर ए के लिए सेकंड स्टेप चलाऊंगा और नल के लिए थर्ड स्टेप चलाऊंगा। समझ पा रहे हो? ऐसे हर एक स्टेप में मैं एक नया स्ट्रिंग और ऐड करता चला जा रहा हूँ। और मैं कर भी सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, ट्यूरिंग मशीन के पास इनफाइनाइट लेंथ की टेप है। तो हम उस पे ये कंप्यूटेशंस आराम से रिमेंबर करके रख सकते हैं, क्योंकि उसके पास इनफाइनाइट मेमोरी है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें टेंशन मत लेना कि ये सब याद कैसे रखेगी एंड सो ऑन। सब अभी बहुत एब्स्ट्रैक्ट है भाई, बहुत एग्जैक्ट तो मैं आपको समझा भी नहीं सकता, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो रफली मैं आपको समझाता चला जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, उसको फिर हम क्या करेंगे, डबल ए के लिए एक स्टेप चलाएंगे, फिर बी के लिए एक स्टेप चलाएंगे, फिर ए के लिए एक स्टेप चलाएंगे और नल के लिए एक स्टेप चलाएंगे। ऐसे चल जाए। तो अभी तक हम नल के लिए 4 स्टेप कर चुके हैं, ए के लिए 3 स्टेप कर चुके हैं, बी के लिए 2 स्टेप कर चुके हैं और डबल ए के लिए 1 स्टेप कर चुके हैं। फिर अगली बारी फिर एक रेस्टिंग और ऐड कर लेंगे। इसके लिए एक स्टेप चलाएंगे, फिर डबल ए के लिए सेकंड स्टेप हो जाएगा, बी के लिए थर्ड स्टेप हो जाएगा, ए के लिए 4 स्टेप हो जाएगा और नल के लिए 5th स्टेप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आप ये समझ पा रहे हो, अब बीच में कोई हैंग हो रहा है, ये नहीं हो रहा, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? हो रहा होगा तो होने दो ना। जो एक्सेप्ट होते चले जाएंगे, मैं उनको प्रिंट कराता चले जा रहा हूँ। अब ऐसे सोचो, सपोज कर लो नल हमारा एक्सेप्ट हो रहा था, तो नल हमारा प्रिंट हो जाएगा लैंग्वेज के अंदर। समझ पा रहे हो ना? तो नल मैंने प्रिंट करा दिया। अच्छा, अब उसके बाद एक बात ये सोचो, ए अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ, है ना? क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे चल रहे हैं ना, एक-एक स्टेप ऐड करते चले जा रहे हैं, लेकिन बी पहले एक्सेप्ट हो गया। तो लो जी, पहले बी प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सोचो कि डबल ए हमारा एक्सेप्ट हो गया। ठीक है? म दो दो स्टेप में डबल ए हमारा एक्सेप्ट होता था, तो 2 स्टेप लगाया हमने ट्यूरिंग मशीन पे और वो 2 ए हमारे एक्सेप्ट करा के बैठ गई है। अच्छा, उसके बाद फिर सोचो, ए हमारा एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब ऐसे देखो, बीए का एक स्टेप चला होगा, फिर इसका जो-जो एक्सेप्ट होता जा रहा है उसको हम छोड़ते चले जा रहे होंगे एंड सो ऑन। तो एक बात आप ये चीज़ समझ पा रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, छोड़ते चले जाने का मतलब हम उसको, ऑब्वियस सी बात है, अब दोबारा उसकी आगे क्यों स्टेप चलाएँ, उसमें क्यों टाइम वेस्ट करें? फिर आगे-आगे हम स्ट्रिंग और आगे बढ़ाते चले जाएँगे। बात समझ रहे हो? रफली समझा रहा हूँ, बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है? तो बेसिक सी कांसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ना देखो, बी पहले एक्सेप्ट हो गया, ए बाद में हुआ। है ना? देख पा रहे हो कि नहीं? और बी के बाद डबल ए एक्सेप्ट हो गया। है ना? या ऐसे भी हो सकता था कि डबल ए 2 स्टेप में होना था, तो डबल ए पहले हो गया और बी हमारा 3 स्टेप में होना था। तो ऐसे भी चल सकता था। देखो, सबसे पहले सपोज करो नल एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद डबल ए के लिए सिर्फ 2 ही स्टेप चाहिए थे, तो डबल ए एक्सेप्ट हो गया। है ना? उसके बाद फिर बी के लिए 3 स्टेप चाहिए थे, तो बी एक्सेप्ट हो गया। ठीक है? आप समझ पा रहे हो? तो ऐसे भी तो चल सकते थे। तो मतलब कोई फिक्स ऑर्डर नहीं आ रहा, इस बात को समझो। मेन बात जो समझने की, आप उस बात को पकड़ो, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं आ रहा। मतलब मैं लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर की गारंटी नहीं कर सकता। पता नहीं कौन सा स्ट्रिंग कब पहले एक्सेप्ट हो जाएगा। हो सकता था कि कोई इनफाइनाइट लूप में फर्स्ट, वैसे बी एक्सेप्ट ही नहीं होता। बी इनफाइनाइट लूप में जाता तो फिर इसके लिए तो मैं स्टेप चलाते चला जाऊँगा। तो बीच में कभी एक्सेप्ट ही नहीं होगा ये। बाकी और आगे-आगे एक्सेप्ट होते चले जाएँगे। और भी सपोज कर लो, चाहे शायद हो सकता था कि 1 लाख स्टेप के बाद होता था, तो भी बहुत जाके बाद में आएगा, हमारे पास प्रिंट होगा। तो हम उसको प्रिंट कराने के लिए कोई लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग की गारंटी नहीं दे पा रहे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इनफैक्ट ये बात याद रखना भाई, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग अगर आ गई,
है ना? तो हम उसको आरईसी बोल के भाग जाएँगे। लेकिन अगर लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग नहीं आई, हम रैंडमली स्ट्रिंग्स को इन्यूमरेट कर रहे हैं, तब लैंग्वेज हमारी आरई होएगी। ठीक है? प्लीज़ ध्यान रखना है आपको, है ना? तो लैंग्वेज आरई कब है भई? जब हम रैंडमली इन्यूमरेट कर पा रहे हैं, है ना? जैसे देखो सपोज़ कर लो हमने जैसे ये लिखा, तो जैसे लैंग्वेज हम ऐसे ये देखो ऐसी तरीके से इन्यूमरेट कर रहे थे या लैंग्वेज को इस तरीके से इन्यूमरेट कर रहे थे, है ना? मतलब रैंडमली, कभी कोई स्ट्रिंग आ रहा है, कभी कोई स्ट्रिंग आ रहा है, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग नहीं आ रही, तब हम उसको आरई बोलेंगे। लेकिन अगर लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग आ रही है, तब हम लैंग्वेज को आरईसी बोल के भाग जाएँगे। ठीक है? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो हमने मेथड फॉलो किया ना भई, ये बहुत ब्यूटीफुल मेथड है ना? नहीं तो अगर हम एक-एक करके स्ट्रिंग के पीछे पड़े रहते, जैसे हम डबल ए के पीछे अटक जाती हमारी सुई यहीं पे अटक जाती कि नहीं जी नहीं मैं पहले इसी की बात करूँगा। तो अगर हम ऐसे चल रहे होते, एक-एक करके स्ट्रिंग देते ट्यूरिंग मशीन को, तो फिर हम फँस जाते, हम तो सारी उम्र इसको इनको इन्यूमरेट ही ना करा पाते। है ना? तो इसलिए ये तरीका बहुत अच्छा था। हम एक-एक करके हर एक-एक स्ट्रिंग को टच करते चले जा रहे हैं और कन्फर्म है ये बात फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में आप कोई भी स्ट्रिंग बोलो लैंग्वेज के अंदर कोई भी स्ट्रिंग बोलना, मैं उस स्ट्रिंग तक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में पहुँच जाऊँगा या उसको फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में प्रिंट ज़रूर करा जाऊँगा। क्यों? क्योंकि फाइनाइट अमाउंट ऑफ स्टेप्स ही हमने यूज़ करे होंगे। इससे पहले जैसे कोई भी स्ट्रिंग होगा, उससे पहले फाइनाइट अमाउंट ऑफ स्टेप्स ही चले होंगे ना भई, क्योंकि एक-एक करके मैं हर एक-एक स्टेप में नया-नया स्ट्रिंग ऐड करते चला जा रहा हूँ। एंड आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा-सा आप एनालाइज़ करोगे, तो आपको अपने से समझ में आएगा। मैं जितना ज़्यादा बोलूँगा उतना टाइम बर्बाद है और कुछ नहीं और फालतू की कन्फ्यूजन से आपके माइंड में पैदा होंगी। इसलिए मैं इसको कीप इट सिंपल कर रहा हूँ। किस प्रिंसिपल जिसको कहते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, है ना? तो कीप इट सिंपल, जितना हो सके सिंपल बोलो। ज़्यादा बोलना और ज़्यादा वो करने से टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो बेटर आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो कीप इट सिंपल, दैट्स इट, ठीक है? ओके, ज़्यादा बोलना खतरनाक है यहाँ पे, है ना? फिर कन्फ्यूजन्स आएँगी और कुछ नहीं होगा। तो आप खुद से कोशिश करोगे ना एनालाइज़ करने की, तो आपको अपने से समझ में आएगा, ठीक है? अच्छा, अब चलो इतनी देर हो चुकी है, तो मैं इसका नामकरण भी कर देता हूँ, है ना? नाम भी बता देता हूँ। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जी डवटेलिंग। डवटेलिंग। व्हाई इट इज़ नोन एज़ डवटेलिंग? अगर आपको आपको पता है डवटेलिंग क्या होती है? डवटेल क्या होता है वैसे? देखो अगर जैसे अगर घर बनता देखा हो आपने, मेरे घर के आस-पास तो बहुत ही कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आपको पता होगा, है ना? मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को। तो देखो ऐसे ऐसे कुछ होता है ना, जैसे दरवाजे जैसे बन रहे होते हैं घर के, तो कुछ ऐसा-सा नज़र आता है हमारे को, है ना? ऐसे, ऐसे ये कुछ होगा और उसके अंदर फिर यहाँ पे एक और यू कैन से फिट हो जाएगा, ठीक है? कुछ ऐसा-सा होगा और बीच में से यहाँ से एक रॉड चल रही होगी। तो फिर ये ऐसे से मूव कर सकते हैं ऐसे, है ना? आपको आई थिंक थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये समझ लो, ये एक डोर हो गया, ये एक दूसरा यू कैन से अलमीरा समझ लो या डोर समझ लो, कुछ भी समझ लो, है ना? तो ये ऐसे से मूव करवाने हैं आपको, तो आप इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? ऐसे ये इंटरलीव्ड ऐसे ये है डॉवटेलिंग एग्ज़ैक्टली। ये एग्ज़ैक्टली डॉवटेलिंग है, ठीक है? तो आपने ये इंटरलीविंग ही करी है यहाँ पे, देखो आराम से, है ना? यहाँ पे आपने इंटरलीविंग ही करी है। मतलब एक स्ट्रिंग अभी पूरा पूरा तो आपने एक्सेप्ट करवाया ही नहीं है या एक्सेप्ट रिजेक्ट की तो बात करी नहीं है। उससे पहले आपने दूसरा शुरू कर लिया, फिर साथ-साथ तीसरा शुरू कर लिया, फिर चौथा शुरू कर लिया, फिर पाँचवाँ शुरू कर लिया एंड सो ऑन। हर एक-एक स्टेप में आप एक-एक स्ट्रिंग ऐड करते चले जा रहे हैं, है ना? और उसका एक-एक स्टेप चलाते चले जा रहे हैं। अब पता नहीं कौन-सा पहले जो कौन-सा बाद में जो, तो अब आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ रहा। मैंने बताया किसी का वेट नहीं करना पड़ रहा, नहीं तो आप वेट करते-करते खत्म हो जाते, है ना? 1 साल, 2 साल पता नहीं कितना वेट करते, फिर अगला स्ट्रिंग की तो कभी बारी ना आती, तो अच्छा तो इन्यूमरेटर प्रोसीजर ही ना आ पाता। तो इन्यूमरेटर प्रोसीजर लाने के चक्कर में मैंने ये सब करके दिखाया आपको। ठीक है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ वेरी, वेरी ब्यूटीफुल थिंग और ये डवटेलिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, ठीक है? जब आप डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे होंगे, अभी तो बिल्कुल बेसिक-बेसिक कहानी कर रहे हैं। धीरे-धीरे क्वेश्चन्स करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, डवटेलिंग का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है? तो कहाँ ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट करेगी, कहाँ नहीं करेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, कौन सा रिजेक्ट होगा, बहुत जगह इसका यूज़ आएगा, प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है? इसका मतलब ये एक किस्म से टूल है और इस टूल को अपने बैग में डाल के रख लो, पता नहीं कहाँ पे क्या ये यूज़ हो जाएगा। तो ऐसे मत समझना कि ये बकवास था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है? इस पे तारे बना लो जितने तारे बनाने हैं। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? तो डवटेलिंग का यूज़ करते हैं हम लोग। तो एक स्ट्रिंग अभी पूरा एक्सेप्ट कराए बिना ही हम लोग दूसरे को पे शिफ्ट हो जाते हैं, फिर तीसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं, फिर चौथे पे शिफ्ट हो जाते हैं एंड सो ऑन। और ये सब मैं कर सकता हूँ, प्लीज़ ये बात ध्यान रखना। ट्यूरिंग मशीन पे इनफाइनाइट लेंथ की टेप है, तो उसके पास इनफाइनाइट मेमोरी है, तो वो सब याद रख सकते हैं कि कौन-सी पे क्या चल रहा है एंड सो ऑन। ठीक है? तो किस स्ट्रिंग में हम कौन से स्टेप चला रहे हैं एंड सो ऑन, वो सब देख सकती है। ठीक है? तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके जी, ठीक है जी, तो मैं इसको कर देता छोटा, आप कर लो इसको नोट डाउन। ओके, सो दैट्स इट। मेरे ख्याल से इसको और ज़्यादा मेरे को खींचने की जरूरत नहीं है। डवटेलिंग इज़ एन इंग्लिश वर्ड, प्लीज़ ये ध्यान रखना, है ना? और अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो प्लीज़ गूगल इट आउट। आप गूगल पे सर्च करो, आपको प्रॉपर डवटेलिंग के बारे में पूरी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट जितना गेट के लिए रिक्वायर्ड था, उतना मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है? तो ये प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है? तो इसको नोट डाउन कर लेना, है ना? तो एल इज़ आरईसी इफ एंड ओनली इफ एल कैन बी इन्यूमरेटेड इन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग, ठीक है? अल्फाबेटिक ऑर्डरिंग या डिक्शनरी ऑर्डरिंग, ठीक है? यहाँ तक नोट डाउन कर लो, यहाँ यहीं तक कर लो, ठीक है? यहाँ तक कर लो, उसके बाद फिर इधर आ जाना, ये सब नोट डाउन कर लेना।
ठीक है, ओके जी। अच्छा, अब प्लीज एक ये बात आ सकती है, रादर आई हुई है ये बात, गेट एग्जाम में सीधे क्वेश्चन था कि इफ एल इज इन्यूमरेटेड इन रिकर्स इन इफ एल इज इन्यूमरेटेड इन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग, लेक्सिको रफली लिख रहा हूं मैं, ठीक है, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग, देन एल इज आरएसी एंड नीड नॉट बी रेगुलर। तो इससे कंफ्यूज मत हो ना, नीड नॉट बी रेगुलर की तो कोई कहानी है ही नहीं ना भाई, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग से रेगुलर का कोई लेना देना नहीं है। इतनी बात है, आपको पता है ना भाई, एल इज इन्यूमरेटेड इन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग, देन एल इज आरईसी, ये चीज मैं अभी आपको बता के ही आया हूं। तो नीड नॉट बी रेगुलर एक एक्स्ट्रा बात उन्होंने गेट में घुसा रखी है, तो उससे टेंशन मत लेना, बात बिल्कुल ठीक है भाई, रेगुलरिटी का कोई कंसर्न है ही नहीं लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग से, इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है, रिकर्सिव से लिंक है। तो अगर लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग में आपने इन्यूमरेट कर दिया एल को, तो देन एल इज आरईसी, 100% ये बात कंफर्म है, ठीक है, प्लीज ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा था कि इस पे तारे बना लेना, इंपॉर्टेंट बात। और गेट एग्जाम का क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, मैं प्लीज बार बार बोल रहा हूँ, इसको लिख लेना भाई, मैंने बहुत गंदा सा लिखा है, आप नोट डाउन कर लेना, मैं पढ़ देता हूँ फिर भी, ठीक है। एल इज इन्यूमरेटेड इन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग, देन एल इज आरईसी एंड नीड नॉट बी रेगुलर, ठीक है, रेगुलर की कोई बात नहीं होती कि लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग से रेगुलर को कोई लेना देना नहीं है, प्लीज ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, और भी बहुत सारी बातें मेरे मन में आ रही हैं, लेकिन आप टेंशन मत लेना, मैं अभी वो बातें नहीं करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ करूंगा, ठीक है। जो जितना पढ़ा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, जितनी बारी मोर बोलो उतना कम है, मोर देन सफिशिएंट फॉर गेट। इस पेपर गेट एग्जाम में नहीं आएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, और बाकी जो और कुछ पॉइंट्स हैं, वो सब मैं काउंटेबिलिटी, जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा काउंटेबिलिटी पे, वहां पे मैं सारे वो जो पॉइंट्स मेरे मन में आ रहे हैं वो सब डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।